हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस गुड ट्राई इवनिंग। किए? जी सर, गुड इवनिंग। जो अभी शाम को ट्राई एक्चुअली किए में थे मैम, ट्राई किया। बन रहा जी लेकिन पॉइंट में अंतर आ रहा है। सर, क्या आ रहा है? जो आंसर आ रहे हैं ना तो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सेम आ जा जी रहा है जी जी, आंसर। वो जी सर, वो तो मतलब होगा। क्योंकि देखिए वो एक्चुअली पॉइंट के इतने सारे डिजिट्स आ रहे हैं और फिर हम उसको कैसे मैनेज करें, तो थोड़ा बहुत वो चल जाएगा सर। क्योंकि इसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, हमेशा अप्रोक्सीमेशन में ही आता है। और पॉइंट के बाद अगर आपका बस पॉइंट से पहले डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट पॉइंट के बाद डिफरेंस आएगा तो चलेगा सर। ठीक है। मैं एक इवन चीज अगर और पूछना चाहता था, जी तो जी एग्जाम में तो मल्टी ऑप्शन आंसर दिया होगा ना, जी तो उसमें से तो जो नियरेस्ट होगा उसको आप वो जी सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल 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 ठीक है। एग्जाम में आप लोग नियरेस्ट जो होगा उसको मार्क कर देंगे। और वैसे नॉर्मली भी इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आंसर जो है अप्रोक्सीमेशन में ही आते हैं। ठीक है। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन ट्राई किया जो मैंने लास्ट में दिया था नहीं, वो वाला अभी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तब तो क्लास का आपका लिंक आ गया जब तक, अच्छा नहीं तो अच्छा, अभी ट्राई हो ही चलिए जाता है। चलिए चलिए। और ओके। किसी ने किया उसको ट्राई, या वो पसंद नहीं आया आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं। एक बार मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन को ना, और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी के तो आई होप हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आएगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा 10% बॉन्ड है, और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज। 10% 100 रुपीज बॉन्ड है, और इसकी जो रिडीमेबल वैल्यू है, मतलब एट मेच्योरिटी, ये तो फेस वैल्यू हो गया 100। लेकिन इसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है 110। इसका मतलब ये प्रीमियम पे हम इसको रिडीम कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा टाइम पीरियड है इसका, कितना है, 5 इयर्स है। और दैट्स इट। और हमें क्या करना है, हमें इसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमें 3% दिए हुए, एक 5% दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है ये जो रेट है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वाला रेट जिसके ऊपर डिस्काउंटिंग करते हैं। ठीक है। ये आर हो गया ना मैम? जी सर, बिल्कुल स्मॉल है। ये 5.1% हो गया। मैडम तो पेज नंबर क्या है? मैम ये ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था ये क्वेश्चन। ओके। जो लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन। जो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट में मैंने एक पिक्चर जो भेजी थी ना, बाकी तो मैंने टाइप करके भेजा था, एक क्वेश्चन में मैंने पिक्चर भेजी थी। ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? अभी तक जो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन दिए थे, जो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, उसमें क्या था, ये रिडम्पशन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। सीधा सीधा फेस वैल्यू था, और ये हमें रेट दिया हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन तो कांस्टेंट रहेंगी, और हमें जो रेट है वो अलग अलग अप्लाई करना है। ठीक है। तो हम लोग पहले 5% पे करेंगे। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट पार्ट करेंगे मतलब हम लोग इसका। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट इनटू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, PVIFA ऑफ व्हाट। PVIFA मुझे निकालना है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 5% पे 5 इयर्स का निकालना है। ठीक है। क्योंकि पीवीआईएफ जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैटर नहीं करता कि अमाउंट कितना, क्योंकि वो तो बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं 5% के ऊपर 5 सालों का मैं पीवीआईएफ का मतलब होता है टोटल समीशन। ठीक है। जिसमें हम M+ का यूज करते हैं। और फेस वैल्यू, अब यहाँ पर हम लोग, वहां पर क्या था, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे अगर रिडम्पशन वैल्यू आपको ये नहीं दी होती है, या नहीं बताया होता कि प्रीमियम पे डिस्काउंट पे ये क्या सिचुएशन है, तो उस केस में हम लोग मानते हैं कि रिडम्पशन एट पार हुआ है। तो जब रिडम्पशन एट पार होता है तो 100 का था फेस वैल्यू, 100 में ही आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो 110 है, कि मेच्योरिटी पे ये 10, ये यहाँ पर जो आपका 100 रुपीज का 10% जो कूपन इंटरेस्ट निकलेगा, कूपन रेट आपका कितना है, 10% है। तो 10% इंटू 100, अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपए का जो आपका ब्याज है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 5 सालों तक। लेकिन जो आपका जो अमाउंट है, या आप कह सकते हैं इसको रिडम्पशन वैल्यू जो है, रिडम्पशन वैल्यू का आप क्या निकालते हैं, PVIF निकालते हैं। ठीक है। 5%, 5 ईयर, या आप कह लीजिए 5th ईयर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में
हम लोगों को क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू दिया है तो फिर हम यहाँ पर 100 की जगह जो रिडम्पशन वैल्यू दिया है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि जब हमें ये नहीं दिया तो हम अज्यूम करते हैं कि वो एट पार हुआ है, तो एट पार है तो 100 ले लेते हैं हम लोग बाकी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.5% को क्या लिखूंगी मैं, 0.5, ठीक है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू क्या है 110, और इसमें लेना पीवीआईएफ, तो पीवीआईएफ मेरा होगा इंटू 1 डिवाइड बाय 1.05, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 5th ईयर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, समीशन नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सॉल्व 5 ईयर है मैम, जी सर, ये 5 ईयर है ना? जी सर 5 ईयर ही है सर, यहाँ पर तो समीशन लेना हमें 5 ईयर्स का, मतलब पीवीआईएफए करना, मैंने बताया था ना, पीवीआईएफए में होता है आपका समीशन होता है सारे फैक्टर्स का, हाँ, और पीवीआईएफ में सिर्फ उस पर्टिकुलर कंसर्न पीरियड का फैक्टर होता है सर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.05 मैंने किया, फिर इक्वल्स टू किया, फिर मैंने m प्लस कर दिया, फिर इक्वल्स टू m प्लस और इक्वल्स टू m प्लस, एक 1 डिवाइड बाय 1.05 1.05 नोट करने का था 1 पेन में है, पेन में है। ठीक है, मैंने क्या किया 1.1 डिवाइड बाय 1.05 किया, और 5 टाइम्स मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया, और 5 टाइम्स ही मैंने m प्लस प्रेस किया, ठीक है। कितनी बार किया मैं ये प्रोसेस मैंने 5 टाइम्स, और फिर मैंने क्या किया एमआरसी प्रेस कर दिया। तो जब मैंने एमआरसी प्रेस किया तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 4.3294। प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए अभी और कंफर्म कीजिए कि आप लोगों का भी 4.3294 आ रहा है, यही आ रहा है मैम। ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा वो मैं भूल गई, लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना है। क्या करना है आप लोगों को, जब आप ये वाला प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो जब आपका 5th नंबर पे जो वैल्यू आएगी पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं तो अभी भूल गई, तो अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 0.746 आया था मैम। पॉइंट 746। 0.746, यस मैम। ठीक है, बाकी सबका भी ये वैल्यूज आ रही हैं। मैडम 4.7619 आता है। अच्छा, का वैल्यू आ रहा है 783। 0.783 0.78, 83। हाँ 0.783 0.78356 ना, 0.78356 आ रहा है मेरा भी। तो वो हो सकता है, देखिए बिल्कुल पॉइंट वाले इसमें अगर हल्का फुल्का कुछ इशू है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में आता है और एग्जाम में आपका ऑप्शन गिवन होगा, तो वहां पर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 110 की जो रिडम्पशन वैल्यू है। तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43.294 समथिंग, और ये मेरा आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.78356 इंटू 110, ये मेरा आ जाएगा 86.1916 प्लस 43.294, तो ये आ रहा है 129.4 है, ठीक है। एंड हमारा जो आंसर है वो भी मैच कर रहा है 129.4856, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लीज एक बार सब लोग इसको अपने एंड से एक बार अपने कैलकुलेटर पे अपने हाथ से करके देख लीजिए। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, हम लोग सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे, नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो तब इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे 1 to 1 बता पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों का ये हो गया है वो एट 5.1% पे वो लोग फटाफट से मुझे आंसर निकाल के बताएं, और जिनको कोई डाउट है वो तब तक डाउट पूछ लें। जी सर बोलिए। मैम ये इंटरेस्ट की जगह पे जो 10 जो लिखा है आपने, जी, ये कैसे निकाला? इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए जी ना। जी सर बिल्कुल। हाँ हाँ। देखिए सर, क्वेश्चन मेरे पास था 10%
100 रुपीज के मेरे बॉन्ड थे, तो ये वाला जो परसेंटेज गिवन होता है ना सर क्वेश्चन के अंदर, जो बॉन्ड के साथ जो परसेंटेज गिवन होता है वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है सर, कि कितना हमें ब्याज मिलेगा इसके ऊपर। तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है सर, और उस पर 10%, 100 का 10% मैंने निकाला तो मेरा आ गया 10। ओके ठीक है सर जी, तो ये मेरा कूपन अमाउंट आ गया, या इंटरेस्ट बोल सकते हैं या कूपन अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है मैम जी सर, पूछिए। मैम वो रिडेम्पशन वैल्यू 110 रुपए है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? जी सर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो मैंने व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन भेजा है आपको पिक्चर में, आप वहां से एक बार क्वेश्चन चेक कर सकते हैं सर। वहां पर गिवन है कि रिडम्पशन वैल्यू जो है वो 110 है, और अगर ये चीज नहीं दी होती तो यहाँ पर ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ना 110 से, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती, ये मान के कि एट पार है मेरा। एट पार का मतलब समझते हैं ना कि जितने था उतना ही फिर रीपे कर दिया, बट क्वेश्चन में अगर गिवन है कि प्रीमियम पे हो तो फिर प्रीमियम वाला अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मैडम इसमें जो बुक में जो फॉर्मूला लिखा है एक्चुअली वो बताइए ना, एक्चुअली कुछ टर्म्स इसमें से चेंज हो रही है। कौन सी टर्म चेंज हो रही है मैम, बताइए। वहां पर मैंने फेस वैल्यू लिखा था, है ना, वहां पर मैंने जो कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n, प्लस यहाँ पर आप इसको फेस वैल्यू और इसके साथ आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कीजिए कि इसको फेस वैल्यू ना लिख के आप इसको रिडम्पशन वैल्यू ही लिखिए। ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू लिखने से क्या होगा कि अब वो अगर सपोज एट पार है तो वो 100 हो जाएगी, और अगर वो फिर उसके अलावा जो भी अमाउंट है, क्योंकि देखिए रिडम्पशन आपका 100 रुपीज पे भी हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है 110 पे, और 90 पे भी हो सकता है एट डिस्काउंट। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन बन सकती है, तो फिर आप ये मान इसको आप रिडम्पशन वैल्यू लिख दीजिए कि भाई जो भी हमारा मेच्योरिटी के टाइम पे जो हमें रीपेमेंट करना है, क्योंकि वो टर्म्स पहले से क्लियर हो जाती है जब इस डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है, उसी समय बता दिया जाता है कि रिडम्पशन किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप इसके रिडम्पशन वैल्यू लिखिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में कोई डाउट है मैम तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं ठीक है मैम। जी, और इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं PVIFA। ठीक है, तो PVIFA इंटू इंटरेस्ट अमाउंट प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू PVIF। जब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का नंबर चाहिए तो उसको PVIF बोलते हैं, और अगर सपोज मुझे समीशन चाहिए होता है नंबर ऑफ इयर्स का तो मुझे PVIFA की जरूरत पड़ती है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें आपसे, थ्योरी में पूछ लें मतलब, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में PVIFA की वैल्यू दे दे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा ये क्या था। ठीक है, तो हमें हर एंगल से क्वेश्चन को देखना है। पर ये जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करा रही हूँ ना, ये एक्चुअली CA फाइनल का न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसका रीजन भी बता देती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आप लोगों को कोई स्पेशलाइजेशन कराना है, बट ऐसा नहीं है। रीजन क्या है ना, आप लोगों के बुक में काफी टाइम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पर ना कई जगह आप देखेंगे, अगर मुझे बुक में मिलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी उसका रेफरेंस, तो वहां पर ऐसे लिखा रहता है CA फाउंडेशन। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है, जो भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वहां पर मेंशन होता है उसके नीचे मेंशन होता है कि ये CA फाउंडेशन के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक CA फाइनल में है तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, जब कोर्स वहां का डाल रहे हैं तो क्या पता क्वेश्चन भी पूछ लें। जी सर बोलिए। बोले कि दूसरे वाला का आंसर कितना आ रहा है? जी मैं बता देती हूँ, 5.1 वाले का आंसर आ रहा है सर 128.953। 95 ओके आ गया मैम एग्जैक्ट। 5.1% वाले का जो आंसर है वो मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे, वो है 128.953। ओके मैम करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है सर। तो फिर आप 10% पे भी निकाल के मुझे वैल्यू बता दीजिए, और आप मुझे 10.1% पे भी बता दीजिएगा। मैम जी मैम बोलिए। ये मैम इसके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये करंट यील्ड के लिए बताएंगे ना कि ये बताना है बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, ये जो पूरा जो हम एक तरीके से, या तो ये क्वेश्चन आएगा और हमें सिर्फ आंसर्स टिक करके मतलब बता देना आंसर, या तो फिर ये आएगा ये मतलब इस पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैम, ये बता देना। जी बिल्कुल मैं बता दूंगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप कैलकुलेट करके बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा।
नंबर 1 अच्छा, बार, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको सपोज दो सर्टेन, आपको ये 2% दे दिया और क्वेश्चन में बोला कि आपका पहले जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो ये था, तो और फिर जब हमने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया तो बताइए उसका इफेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे क्या पड़ा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। अब आप क्या कीजिए, आप लोग 10% के ऊपर मुझे वैल्यू निकाल के बताइए, फिर मैं आपको कंपैरिजन करना बताऊंगी। 10% पे वैल्यू निकाल लीजिए और 10.1 पे भी निकाल लीजिए और आंसर मैच करा लीजिए, और आफ्टर दैट फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। मैडम ऊपर वाला स्क्रीन शेयर करिए ना प्लीज। जी बिल्कुल, ये वाला मैम। इससे ऊपर वाला मैम, जिसमें वैल्यूज पुट अप करी ठीक हो। ठीक, ये लीजिए। मैम आपने वो दिए थे ना, एक 14% में था, एक 12% जी में था, एक जी 15% में था, एक 20 में था, हाँ जी, एक वो 24 उसका में मैंने था। आंसर भी मेंशन किया था हैंड टू हैंड। हाँ सर मैम, वो आंसर तो जी, सारे आ गए। अच्छा अच्छा, उसमें, हाँ। अच्छा उसमें आप पूछ ले रहे हैं कि कंपैरेटिवली कैसा पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। यस मैम, मुझे जी जी बस इतना बिल्कुल। था कि जैसे कि अगर ये जैसे हम निकाल रहे क्वेश्चंस, तो ये जैसे जी ये हमने सीख लिए यहाँ पे, तो वहां पे भी जी सेम क्वेश्चन आएगा, देन हम जी यही करेंगे बिल्कुल मतलब ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो अभी बताती हूँ मैं। आप लोग फटाफट से मुझे ये दो आंसर्स और बता दीजिए, फिर ये न्यूमेरिकल पार्ट हमारा एक साइड हो जाएगा ना। तो फिर हम लोग फिर मैं आपको कंक्लूजन बता दी कि कैसे फिर आपको इसके आंसर्स को कंक्लूड करना है, या और मैम एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं। जी मैम बोलिए। जैसे ये तो इजी है, क्योंकि आप इसमें तो आप फ्यूचर वैल्यू मतलब आपने ये है कि ये आपने दिया, इसमें आपने क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैम वो भी दे दीजिएगा, क्योंकि जी वो थोड़े से बिल्कुल डिवाइड और बिल्कुल, मल्टीप्लाई में हाफ थोड़ा ईयरली सा। वाला, हाँ जी, अभी आप लोगों ने बेसिक वाला कर लिया ना, फिर अब मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को कल, तो वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला भी हम लोग करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट से चलिए बता दीजिए, आंसर्स बता दीजिए 10% और 10.1 पे। मैम जी सर बोलिए। मैम 10% वाला का आंसर है 109.89। 109? जी मैम। सर 109 नहीं आएगा, 106 आएगा, और इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए सर, ये थोड़ा सा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पर सर माइनर सी कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है ना, 10 रुपीज है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोच पा रही हूँ कि आपने एक नंबर आपने स्किप कर दिया है। आप मुझे अपना ये बताएंगे सर कि आपका वैल्यू कितना आया था, पीवीआईएफ पे कितना आया था आपका, वो M+N+ करके। मैम 106 रुपए आ रहे हैं। 4 पॉइंट कुछ आया जी था। सर बिल्कुल, 106 रुपए जो है वो राइट आंसर है। 209। 106.207 हमारा इसका 10% वाले का आंसर है। देखिए पॉइंट के एक डिजिट बाद अगर कुछ भी आ रहा है ना, तो वो तो फिर बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप पॉइंट से पहले थोड़ा सा एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे 106 है तो 106 तो एटलीस्ट आए, बाद में तो चल जाएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज तो। ठीक है, ओके। तो 106.207 आएगा। और सर जिनका अभी सर का 109 आया था ना सर, तो आपके ना कहीं पर एक नंबर की गलती हुई है सर। एक नंबर मतलब या तो आपने एक्स्ट्रा इक्वल्स टू प्रेस कर दिया या कम कर दिया, कुछ ऐसा हुआ है सर आपके साथ ना। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए। और मैं आपको ना यहाँ पर इसका पीवीआईएफ बता देती हूँ। इसमें जो पीवीआईएफ आएगा वो आएगा 3.7908। जब आप M+ करके MRC करेंगे ना, तो आपका ये फिगर आनी चाहिए सर। आ रही है? चलिए ठीक जी है। मैम। 10.1 पे क्या आंसर आ रहा है? निकाल रहे हैं। जी निकाल निकाल लीजिए, रहे हैं। बिल्कुल कीजिए।
तो ये फाइनल में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट चलिए कोई नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई इशू नहीं है। आप लोग कीजिए, टाइम लीजिए। 10.1%। इसका जो PVIF है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3.7811 आना चाहिए। 104 104 आया है। और किसी का क्या आया है? लग रहा है फिर कुछ गड़बड़ हो गई, 110 आ रहा है आंसर। हाँ सर, बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, 110 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका जो मैं अभी फिर एक काम करती हूँ, यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, एक बार आप दोबारा से बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 105.802 इसका आंसर आया, ठीक है। तो अब आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये 105 नहीं आ रहा आएगा है ना मैम? जी सर, 105 आ रहा है ठीक है, एक जो रिजेक्ट है। जी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिनका नहीं आ पाया तो कोई इशू नहीं है, आप लोग दोबारा से कैलकुलेटर पे, क्योंकि थोड़ा देखिए कैलकुलेटर पे हाथ सेट करना भी थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगता है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। चलिए, तो अब आप देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 10% के ऊपर आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। एक चलिए, तो एग्जाम में देखिए कैसे पूछेगी ना। अब आप लोग एक चीज देखिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब मेरा 5% पे मैंने निकाला था तो बॉन्ड प्राइस कितना आया था? 129। 5% पे मेरा बॉन्ड वैल्यू आया था 129, ठीक है। 10% पे कितना आया? 106, ठीक। तो अब आप देखिए, इसको स्टडी कीजिए। अब ये थ्योरम्स में भी हमें यही चीज पढ़नी है, तो उससे पहले प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेंगे तो फिर इनको समझना इजी होगा। तो जब मेरा जो आर है, ठीक है, जब मेरा आर 5% था तो मेरा बॉन्ड वैल्यू कितना था? 129। जब मेरा जो आर है वो इंक्रीज हुआ तो मेरा बॉन्ड वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। कि हमारा बॉन्ड वैल्यू या जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो आएगा वो हमारे रेट ऑफ रिटर्न के इनडायरेक्टली क्या होगा उससे, वो उसके इनडायरेक्ट रेशियो में होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा उससे। कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। इसका रीजन भी बता देती हूँ मैं। देखिए, ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, ये होता है हमारा कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। तो अगर मैंने किसी सर्टेन बॉन्ड को मैंने 5% के ऊपर डिस्काउंटिंग कर रही हूँ ना मैं, तो इसका मतलब होता है, क्या मैंने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था क्या किसी चैप्टर में? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस 5% का मतलब, अब मैंने इस बॉन्ड में जब 100 रुपए के बॉन्ड मैंने परचेज किए, इसमें मुझे रिटर्न मिल रहा है 10% का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी सेम अमाउंट को अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करती तो मुझे 5% के रिटर्न मिलते। तो इस 10% के रिटर्न को ग्रैब करने के लिए मुझे जो 5% के रिटर्न को लॉस करना पड़ा या फॉरगॉन करना पड़ा, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम इसको एक लॉस मानते हैं, ठीक है। तो हालांकि प्रैक्टिकल सेंस में लॉस नहीं होता भाई, ऑब्वियसली अगर आपके 100 ही रुपए, तो आप या तो उसको 10% वाले में डालेंगे या 5 वाले में डालेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा वाले में डालेंगे, तो इसमें तो कोई लॉस वाली बात नहीं दिखती प्रैक्टिकली। बट इकोनॉमिक्स में हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपना लॉस मानकर चलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने 10% के बेनिफिट को लेने के लिए 5% वाले को फॉरगॉन कर दिया, तो हमारे जो डिस्काउंटिंग हो रही है वो 5% पे हो रही है, ठीक है।
तो अब बात सही है, तो इसका मतलब अगर मैं 5% मेरा रेट ऑफ रिटर्न है तो मेरा बॉन्ड वैल्यू 129 है। अगर ये रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न अगर बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा, मेरा बॉन्ड वैल्यू क्यों कम हुआ? मेरा बॉन्ड वैल्यू इसलिए कम हुआ क्योंकि लोग क्या करेंगे ना, फिर लोग यहाँ से, अभी तो देखिए ये 10% है, आप इसको सपोज अभी जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको 12% मान लीजिए, ठीक है, कि 5% से 12% हो गया। तो जब भी आपका 12% अगर आपका मतलब अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर इंक्रीज होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर देंगे, फिर वहां से स्विच कर लेंगे मार्केट में। जिस सिक्योरिटी में उनको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, इसको सेल करके, और जब इसको सेल होना शुरू होगा तो उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बॉन्ड की। मतलब बॉन्ड प्राइस जो हमारा फॉल करने लगेगा जैसे ही लोग स्विच होंगे। और स्विच क्यों होंगे? ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को तो हायर रिटर्न चाहिए, तो उसको जहां मिलेंगे वो तो वहां जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं मोर देन दिस गिवन परसेंटेज ऑफ कूपन इंटरेस्ट, तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या करता है, वो फॉल करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन थ्योरम्स को पढ़ेंगे और फिर साथ साथ इसको विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आता है, ये थ्योरम जो है ना, यहाँ से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखिए अगर आपको इसमें थ्योरी का क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये नहीं पूछेंगे कि बॉन्ड क्या होता है या ये क्या होता है या वाईटीएम क्या होता है। वो आपसे, वाईटीएम तो खैर फिर भी पूछ सकते हैं, पर जनरली आपसे रिलेशनशिप पूछी जाती है। ठीक है, कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने भी और रटने भी हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये इसी वाले आर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू द कूपन रेट। जी मैम बोलिए। बस एक क्वेश्चन मुझे इससे स्टार्ट करने से पहले पूछ रही थी, फिर लोग ऐसे क्यों करेंगे? वो तो फिर 5% या ज्यादा वाले में ही इन्वेस्ट करेंगे ना। और जैसे ही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बढ़ते हैं, आप लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, तो जो उसके पीछे वाले हैं वो भी, उनके लिए रेट डाउन हो जाएगा, या मतलब कैसे होगा? मतलब हाँ, आज उसके लिए मेरे रेट डाउन हो 12% में जाएगा सेल ना। कर, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा अगर मेरा रेट, मार्केट रेट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस है वो फॉल करेगा। क्योंकि इसलिए फॉल करेगा क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग मेरे इस बॉन्ड को या हमारे कंपनी के बॉन्ड्स को सेल सेल करना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी जो कर दे। वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वो फॉल हो जाएगी। वो तो कम मैम हो समझ जाए। में आ गया मुझे। हाँ वो जी, तो समझ आ गया, जैसे जी जी मेरे पास है, मैंने आज बेच दिए क्योंकि आज ज्यादा है रेट्स, तो मैंने बेच दिया अपने बॉन्ड्स जैसे। जी। ठीक है, मगर मेरे पीछे वाले भी अगर जैसे किसी और का भी है तो वो भी ऐसे बेचेंगे, तो इसमें वो किसको लॉस होगा? मतलब पीछे ये जो खरीदेंगे इसमें उनको देखिए लॉस होगा इसमें। लॉस, हाँ मतलब उनको लॉस हो सकता है, लेकिन क्या पता वो उनकी जो, अब यहाँ पर ये लोग जो ये इधर मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क भी तो ज्यादा है। इनको रिटर्न्स तो ठीक है ज्यादा दिख रहे हैं कि अभी 5% था और अब सीधा 15% हो गए, तो लोग क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे। तो जो आप कह लीजिए जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो इस केस में क्या करेंगे, वो इन बॉन्ड्स को सेल करके वो दूसरी सिक्योरिटीज के ऊपर स्विच कर जाएंगे हाई रिटर्न्स के उसमें। ठीक है, लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा, अगर रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारे आप कह लीजिए जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जिनके पास पैसा आप कह लीजिए कि वेस्ट करने, मतलब वेस्ट करने के लिए किसी के पास भी नहीं होता, बट लगाने के लिए होता हाँ नहीं है, मतलब मतलब कि उसे उनको लॉस ये कि अगर बाई चांस उनको थोड़ा, वो ऐसे लोग हैं कि अगर वो इस लॉस को नहीं बेयर कर पाएंगे, अगर बाई बेयर चांस कर उनको मेजर सकते लॉस हैं। हो गया, तो वो ज्यादा रिस्की सिक्योरिटीज के साथ नहीं जाते, तो वो लोग बॉन्ड के ऊपर क्या रहेंगे, स्टिक रहेंगे। और अगर वो कम प्राइस में बिक रहे होंगे तो वो क्या कर लेंगे, वो उसको उस समय पे परचेज कर लेंगे, सो दैट कि उनको एक रेगुलर रिटर्न की जो अर्निंग है वो उनकी बन जाए, और वो उनको कम रेट में भी मिल रहा है। और जब उन्हें कम रेट में मिलेगा तो हमने कल पढ़ा था करंट यील्ड, तो ऐसे लोगों का करंट यील्ड तो बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई अगर उनको सपोज 10 रुपए के रिटर्न्स मिल रहे हैं, और ये 10 रुपए के रिटर्न अगर उनको 800 रुपए खर्च करके मिल रहे हैं, या 80 रुपीज अगर खर्च करके मिल रहे हैं, तो फिर उस केस में तो उनका जो रिटर्न है वो ज्यादा हो जाएगा ना। 10 डिवाइड बाय 80 के केस में उनका रिटर्न कितना हो जाएगा, 12.5%। नहीं समझ पाए आप लोग ये बात? हाँ हाँ मैम, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अब जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्की सिक्योरिटीज की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उनको देखिए क्या फायदा होगा। एक तो उनको कम रेट पे ये बॉन्ड मिल जाएगा रेगुलर। अब उनका जो वैसे नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, बट क्योंकि उनको कम रेट में ये खरीदने को मिल जाएगा, तो उनका जो करंट यील्ड है वो बढ़ जाएगा। वो देखिए 12.5% बैठ रहा है इस हिसाब से। ठीक है, तो दोनों के ही अपने अपने, जिसकी जैसी चॉइस होती है वो वैसे डिसीजंस ले लेता है। ठीक है, और सबके फायदे नुकसान होते हैं। जो बॉन्ड परचेज करेंगे उनके अपने फायदे नुकसान होंगे, जो यहाँ पर जाएंगे दूसरी सिक्योरिटीज के ऊपर स्विच करेंगे उनके अपने फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट।
जिस सिचुएशन में हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कूपन रेट के बराबर होगा, मतलब सपोज आपका ये भी 10% है और ये भी 10% फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में आपका जो बॉन्ड प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स पार वैल्यू। अब इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जो मैंने आज आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, जो अभी मैम कह रहे थे 14% वाला दिया था ना मैंने आपको। तो देखिए अब आप मुझे बताइए, सब लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, हो सकता है नोटबुक में ना किया हो, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे किया होगा कुछ लोगों ने। तो अब आप लोग देखिए, जब मैंने क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। तो जब मेरा रेट 14% था तो उस समय मेरा जो बॉन्ड वैल्यू था वो आया था 914, ठीक है। और जब मेरा जो आर है, मेरा आर 12% था, और इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट जो वो भी 12% है, तो आर 12%, कूपन 12%, तो उसका जो आंसर आप लोग देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप खोल के, उसका आंसर 1000 आ रहा था। और ये तो चलिए देखने की बात है, आप फटाफट से 1 सेकंड लगेगी, कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा से समझते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते कि ठीक है कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको जाने जी दीजिए। मैम 1000 आया था। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, फेस वैल्यू थी 1000, ठीक है, और मेरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कूपन रेट जो वो 12% था और 7 इयर्स के लिए था, और इसके अंदर जो रेट था वो एक तो था 14% और दूसरा हमने 14% बोला था कि आप 12% पे भी कैलकुलेट करके 12%। बताइए, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो फर्स्ट केस में जो मेरा बॉन्ड प्राइस जो आया था वो मेरा आया था 914.23, ठीक है, यही आया होगा, आप लोग ने सबने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ये, ठीक है। जब मैंने 12% के ऊपर किया तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस आया था ना वो 1000 आया था। आप लोग चाहें तो दोबारा से 1 सेकंड लगेगी, चेक कर सकते हैं कैसे, जी जी मैम। इसको ऐसे चेक कर सकते हैं 12%, तो 120 हो गया मेरा इंटरेस्ट, इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 7 पीवीआईएफ कीजिएगा, और मेच्योरिटी वैल्यू 1000 है, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 7, तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 1000 ही आएगा। कर रहे हैं या कर चुके हैं? कर चुके हैं मैम। ठीक है, तो इसका आंसर 1000 आया। तो ये देखिए, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू द कूपन रेट, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वैल्यू जो आएगी, बॉन्ड प्राइस जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं पार वैल्यू, ठीक है। तो ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गई, ये प्रूवन है, हम लोगों ने इसको करके भी देख लिया है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए नहीं मैडम। वापस आते हैं, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। पूरा ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी से अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो इससे 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछ के रखते हैं वो, ठीक है। चलिए, इस तरह के मैम कितने नंबर के क्वेश्चन आता है? सर 2 मार्क्स का आता है और 1 मार्क का भी आ सकता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं ना, ये जो थ्योरम्स है ना, अगर आप इनको पढ़ के आप इसको समझ लेंगे ना, तो ये ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है। कई बारी ना मैं आपको दिखाऊंगी, जब एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा, उसमें सब आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखेंगे, लेकिन आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थ्योरम याद होगी तो आप उसका आंसर 1 सेकंड में मार्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाली थ्योरम पे आपसे क्वेश्चन बना के पूछा कि सर 1000 आपका फेस वैल्यू है, 7 इयर्स के लिए है, और कूपन इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और अगर सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो बताइए व्हाट विल बी दी बॉन्ड प्राइस। तो क्या कैलकुलेट करेंगे आप? नहीं 1000 सीधा आप 1000 बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी ये जो है ये, और एक्चुअली पता है कि एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट है ना, वो भी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अगर बच्चे, अगर पता होगा किसी को ये चीज, तो वो तो बहुत जल्दी उसके लिए तो एक क्विक आंसर होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा तो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी अच्छा, कभी हम मैम जी हम सर। लोग तो ये बनाए हैं अभी सॉल्व किए, तब हम लोग को पता है कि 1000 आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन देख कर कैसे पता चल पाएगा कि 1000 ही आएगा इसका? सर जैसे अभी ही तो कूपन इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों बराबर परसेंटेज होंगे तो 100% हमेशा बॉन्ड प्राइस जो वो फेस वैल्यू के इक्वल ही आएगा। सर आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप चाहे तो प्रैक्टिस करके अच्छा भी मैम, देख सकते अच्छा हैं। अच्छा जिसमें इसमें चाहे वो
टाइमिंग मतलब जो टाइमिंग है जितने जी। ईयर का भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेच्योरिटी 10 ईयर्स हो 20 ईयर्स हो, लेकिन अगर ये दोनों परसेंटेज सेम है तो उस सिचुएशन में आपका जो बॉन्ड प्राइस आएगा वो ऑलवेज इक्वल टू दी फेस वैल्यू होगा। ठीक है, और ये थ्योरम है, प्रूवन फैक्ट है ये, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन करके देख भी लिया। आप लोग खुद से भी जब भी आपको कहीं और भी ये क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कभी भी अपने एंड पे। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, तो ये लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को इस सेंस में भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, दिखने में लगेगा कि न्यूमेरिकल है बट एक्चुअल में वो पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनको पता होगा, वो फटाफट से 1000 आंसर मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या डाउट होगा तो फिर वो लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर, अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरा ज्यादा होगा अगर कूपन रेट से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा बॉन्ड प्राइस होगा ये मेरा लेस देन फेस वैल्यू होगा। ठीक है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। चलिए, तो प्रूव करने के लिए नीचे आ जाते हैं वापस से। ये हमने फर्स्ट वाली थ्योरम को यहाँ पे सॉल्व किया, ये मार्क कर रही हूं मैं क्योंकि ये पीडीएफ आपको दूंगी ना तो फिर आप लोग बाद में भी इसको रेफर कर पाएंगे। तो हम अब सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कूपन रेट है तो क्या होगा, तो ये होगा आपका जो बॉन्ड प्राइस है दैट विल बी लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है सर, चलिए तो इसको हम लोग जो मैंने आज क्वेश्चन भेजे थे उससे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। मैडम फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होता है ना 914 वाले में? मैं समझी नहीं मैम, मतलब जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया था इसमें रेट ऑफ रिटर्न इज 14% एंड द फेस वैल्यू इज 1000, तो जी। ये थ्योरम को प्रूव करता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैम। तो देखिए, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरा है सपोज 14%, जो मैंने आज इलस्ट्रेशन दिया था ना उन्हीं के बेस पे मैं आपको ये सब थ्योरम्स करा रही हूँ, सो दैट क्योंकि वो सब आपने एक बार खुद से कर लिया कैलकुलेटर। तो ये है मेरा 14%। ठीक है, कूपन रेट है मेरा 12%। तो इस कंडीशन में क्या बना है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और मेरा कूपन रेट क्या है 12। ठीक है, फेस वैल्यू कितना था इस क्वेश्चन के अंदर, 1000 था। बॉन्ड प्राइस जब आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो क्या आया था, 914। पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, 914 आया था ना। तो इस चीज से ये चीज प्रूव हो रही है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो लेस देन फेस वैल्यू होगा। ठीक है, रीजन भी बता देती हूँ अगेन। रीजन इसलिए क्योंकि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है तो आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो आपका क्या करता है, वो फॉल करता है। ठीक है, और अगर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कूपन रेट होता है तो ये जो आपका बॉन्ड प्राइस का जो वैल्यू है वो फॉल करता है लेस देन फेस वैल्यू, मतलब 1000 से नीचे आ जाता है। जैसे ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट को क्रॉस करेगा ना, देखिए अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी ना ऊपर कि अगर ये R इक्वल्स टू CR है, तो अगर ये सपोज ये 12 और ये 12 है तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये दोनों हमारा बराबर है, बॉन्ड प्राइस और फेस वैल्यू मेरा इक्वल बैठ रहा है। तो जैसे ही मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इंक्रीज होगा तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा, वो फॉल होगा और ऑब्वियसली लेस देन 1000 ही जाएगा ना, क्योंकि जब बराबर पे 1000 पे बराबर जब है तो दोनों इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल है तो बॉन्ड प्राइस और फेस वैल्यू भी इक्वल है। तो जैसे ही मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करूंगी तो जो बॉन्ड प्राइस के अंदर फॉल आएगा तो वो ऑब्वियसली लेस देन 1000 आएगा ना, क्योंकि 12% पे जब 1000 है तो अगर मैं 14% के ऊपर जब कैलकुलेशन करूंगी तो ऑब्वियसली 1000 से कम ही आएगा। क्यों, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल ये है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है तो जो बॉन्ड प्राइस है वो आपका फॉल करता है। एक रूल ये भी है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप लोग इन थ्योरम्स को? मैम क्लियर, आगे बढ़िए। जी, और इसमें क्या है ना, इसमें एक हमारा इसमें अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो आपसे क्या पूछेंगे कि अब ये आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। सपोज अगर आप ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपको अपने आंसर पर डाउट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो R है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो अगर ग्रेटर देन कूपन रेट है तो आपका जो आंसर है वो लेस देन 1000 आना चाहिए, मतलब लेस देन फेस वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आंसर को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो है ना वो मैं आपको यही बता देती हूँ, वो इसी का जस्ट रिवर्स है। उसमें ये है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कूपन रेट है और उस केस में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो आपका ग्रेटर देन फेस वैल्यू होगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमने आज किया था उसी में से देख लेंगे। सेम क्वेश्चन को
जब मैंने आपको बताया था कि ये इसका थर्ड पार्ट दिया था, तो वहां पे मैंने बोला था रेट आपका 10%, रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न 10% है, कूपन रेट वही 12 है। तो उसमें जो रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट ये आया था, बॉन्ड प्राइस हमारा आया था 1097.37, फेस वैल्यू तो हमारा 1000। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज, तीनों कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक है, अगर इक्वल है, अगर ये हमारा इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा, दोनों वैल्यूज बॉन्ड प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है तो हमारा बॉन्ड प्राइस जो लेस देन फेस वैल्यू हो जाएगा, और अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो उस केस में बॉन्ड प्राइस जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और हर जगह एक और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस कम होता है, और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है तो बॉन्ड प्राइस हमारा बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी थ्योरम्स के ऊपर। तो ये 3 थ्योरम्स हम लोगों ने यहाँ से कर ली। थर्ड देखिए, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए ये भी 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कूपन रेट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड है डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। तो वो ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो उस कंडीशन में एक और चीज होती है, वो चीज ये होती है कि जो हमारा बॉन्ड प्राइस होता है ना, वो जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे उसका जो डिस्काउंट होता है, उसकी जो वैल्यू, उसमें गिरावट आने लगती है। ऑब्वियसली अगर भाई ज्यादा रिटर्न होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो रिटर्न्स है वो हमारे कम आने लगेंगे, क्योंकि डिस्काउंटिंग जो होगी वो ज्यादा रेट पे होगी। भाई जितने ज्यादा रेट पे डिस्काउंटिंग होगी उतना ही तो कम वैल्यू आएगी ना। आप 1 डिवाइड बाय 1.1 करते हैं तो आंसर आपका 9.909 आता है, मतलब 10% पे डिस्काउंटिंग करते हैं तो 0.909 आता है। सेम चीज अगर आप 1 डिवाइड बाय 1.20 करेंगे, मतलब 20% को लेके करेंगे तो 0.833 आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा होता है तो उस केस में आपका क्या है, जो बॉन्ड प्राइस है वो जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ती है तो उसका जो डिस्काउंट है वो ग्रेटर होते जाता है। ठीक है, बढ़ते जाता है। ठीक, इसी का जस्ट रिवर्स है फिफ्थ पॉइंट, वो ये है। जी सर बोलिए। मैम इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू और घटते जाएगी। जी सर बिल्कुल, और अगर परसेंटेज ज्यादा, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन कूपन रेट है तो फिर तो और भी डिस्काउंट बढ़ेगा, नॉर्मल से भी ज्यादा। जी मैम। ठीक है, और ये इसी का जस्ट रिवर्स है कि अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट है तो क्या होगा, तो हमें बेनिफिट होता है उस केस में, प्रीमियम ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज मेच्योरिटी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्रीमियम हमारा कम होते रहता है। मतलब हम लोग जो मानकर चलते हैं ना कि भाई अब अगर सपोज कूपन रेट ज्यादा है तो हमारा बॉन्ड प्राइस भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेट कम है ना, रेट कम है तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा होगा, बॉन्ड प्राइस ज्यादा होगा तो इस मतलब हमारा जो वैल्यूएशन होगा, रिडम्पशन वैल्यू मोर देन 1000 होगी, मतलब मोर देन फेस वैल्यू होगी, तो वो हमारा धीरे धीरे फिर प्रीमियम रिड्यूस होता है उसमें से। ठीक है, मैम दोनों में तो ये बता रहा है कि दोनों में मैच्योरिटी जो है डिक्लाइन हो गया। लेकिन सर एक में डिस्काउंट की बात हो रही है, एक में प्रीमियम की बात हो रही है। जी ठीक है, डिस्काउंट की बात तब होती है सर जब हमारा जो बॉन्ड वैल्यू है वो लेस देन फेस वैल्यू होता है अगर। ठीक है, अगर लेस देन फेस वैल्यू है तो उसमें रिवर्स करते हैं, अगर अगर जी ग्रेटर देन कूपन रेट से होता है और प्रीमियम होता है तो क्या होता है? नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। अगर सपोज हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर देन कूपन रेट है ना सर, तो उसमें हमारा जो है हमेशा डिस्काउंट ही रहता है सर, क्योंकि लेस देन फेस वैल्यू पे फिर वो जो बॉन्ड है वो रिडीम होता है। अच्छा, प्रीमियम नहीं होगा। ओके जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि देखिए जब रेट हमारा कम है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेट कम है, तो फिर हमारा बॉन्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा रहता है, तो हमें प्रीमियम मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे का मतलब समझ रहे हैं ना कि जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट है आपका, अब बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू वाईटीएम। अब वाईटीएम क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी सिर्फ आप इसको समझ लीजिए कि एक रेट ऑफ रिटर्न होता है, और इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड प्राइस होता है वो इसके साथ, वाईटीएम के साथ क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। जैसे आर के साथ होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि आर और बॉन्ड प्राइस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों का। ठीक है, ऐसे ही रेट और सॉरी ऐसे ही वाईटीएम और बॉन्ड प्राइस का भी इनवर्स रिलेशन होता है। रीजन उसका ये है क्योंकि जो रेट होता है
उसी को ही हम YTM कहते हैं, लेकिन ये एक सर्टेन पॉइंट पे होता है। रिक्वायर्ड रेट, सारे जो भी आपको R गिवन होते हैं तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, लेकिन एक स्पेशल R जो होता है उसको हम YTM कहते हैं। उसको किन कंडीशन में YTM कहते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम YTM पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आप समझ लीजिए कि जिस तरह से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और बॉन्ड प्राइस आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ऐसे YTM भी इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि YTM भी एक कैटेगरी ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। जब आप YTM पढ़ेंगे तो समझेंगे आप, ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, फॉर अ गिवन डिफरेंस बिटवीन YTM एंड कूपन रेट, कूपन रेट और YTM में जो आपका डिफरेंस होता है, लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी, जितना ज्यादा आपकी मेच्योरिटी होगी उतना ज्यादा आपका चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस विद चेंज इन YTM, मतलब उतना ही आपका ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में होगा, प्राइस और YTM के बीच में। It is because in case of long maturity bonds, a change in YTM is cumulatively applied to the entire series. क्योंकि देखिए क्या होता है, जो आपकी जितना ज्यादा आपकी मेच्योरिटी होती है ना, उतना ज्यादा आपका क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट होते रहता है। हम लोग करते हैं ना, कंपाउंडिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो री इन्वेस्ट होते रहता है। तो जितना ज्यादा आपकी मेच्योरिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारा प्राइस और YTM का चेंज होता है, ठीक है। इसको ना, ये जो 7th पॉइंट है, एक न्यूमेरिकल आएगा और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल देखे ना, न्यूमेरिकल की फॉर्म में इस थ्योरम को एग्जाम में पूछा गया, तो इसका अभी आगे जब हम लोग करेंगे YTM जो पढ़ लेंगे तो इसका एक न्यूमेरिकल आएगा, तो वहां पर हम इस वाली थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैम जरा एक बार और समझा दीजिए ना। सर देखिए, इसमें वो एक रिलेशन बता रहे हैं कि जो भी आपका YTM और कूपन रेट का जो डिफरेंस है ना, वो जितना ज्यादा आपकी उसका टाइम पीरियड होगा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और इसको मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे, जब हम YTM का टॉपिक पढ़ के उसके न्यूमेरिकल करेंगे तब। उसमें उसके अंदर है ये वाला इसका न्यूमेरिकल ना, अभी कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी आपको YTM नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 8th पॉइंट देखते हैं, गिवन द मेच्योरिटी द चेंज इन बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर। अब ये इसी ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स है, ओके। फिर आप बैठ, तो ये जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट आपका ऊपर वाले 7 पॉइंट का क्या रिवर्स, ठीक है। तो इसको भी हम उसी के साथ देखेंगे। 9th पॉइंट, फॉर एनी गिवन चेंज इन YTM द परसेंटेज प्राइस चेंज। अब देखिए, या तो हमें ना ऐसे करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि यहां से 6 से ना, मतलब 5 तक हमने थ्योरम्स कर ली, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि अब ऐसे आधा दूरा समझ के कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन 5 थ्योरम्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो होल्ड करके क्या करते हैं, पहले YTM पढ़ते हैं, फिर इनके ऊपर स्विच करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ऊपर वाले हमें समझ में आ गए ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो ऐसे ये भी आने चाहिए। तो ये तब आएंगे जब YTM हम लोग करें, ठीक। तो 5th तक आप लोगों को सब सारे थ्योरम्स क्लियर है, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, YTM करते हैं। उससे पहले ड्यूरेशन आ गया है, मुझे लग रहा है मैंने YTM को ना स्किप कर दिया, ऊपर ही था एक्चुअली, उसके बाद ही होना था ये थ्योरम्स ना, बट वो ब्लैंक पेज में मैंने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो फिर मैंने ऊपर देखा ही नहीं। ये रहा, पहले मुझे एक्चुअली यही कराना था, बट चलिए कोई नहीं, हमने अभी आधी थ्योरम्स की है तो उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर बाकी की हम लोग कल करेंगे। उससे पहले हम लोग YTM समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, YTM जो होता है ना, वो एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो हम लोग स्मॉल r की बात कर रहे हैं ना, वही स्मॉल r को हम YTM कहते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के अंदर कहते हैं। तो ये अंदर वाले रूम में जाके कर लेते हैं, ठीक, जाओ फटाफट जाओ अंदर बैठ, ठीक है। तो देखिए, ये आपका क्या होता है, ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि इन्वेस्टर अर्न करते हैं जिन्होंने हमारे बॉन्ड को परचेज किया है और उसको टिल मेच्योरिटी होल्ड किया। फॉर एग्जांपल, किसी ने 2015 में एक बॉन्ड को परचेज किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अब वो उसकी जो मेच्योरिटी वो 2020 है, ठीक है, 5 इयर्स का ये बॉन्ड है, तो अगर आप इस बॉन्ड को 2015 से लेके 20 तक अगर आपने इसको होल्ड करके रखा, ठीक है, तो आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसका जो, तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों ने अगर इसको इस पीरियड से लेके, मतलब स्टार्टिंग पीरियड से, तो इसमें क्या होता है कि
होल्डिंग मतलब स्टार्टिंग पीरियड से लेके, बता 1 मिनट चुप हो, ठीक है, अभी थोड़ी देर में खाएंगे, ठीक है, बस 5 मिनट बैठो यहाँ पर बैठो, जल्दी बोलना नहीं मेरे को, ठीक। चलिए, तो अगर कोई भी पर्सन इस बॉन्ड को 2015 से लेके 20 तक अगर होल्ड करता है, सपोज उसकी 5 इयर्स मैच्योरिटी, तो 5 इयर्स तक उसको होल्ड करता है तो उसको जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, उसको जो रिटर्न्स मिलेंगे परसेंटेज में वो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं YTM। देखिए नाम से पता चल रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड का मतलब, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मम्मा ठीक करेगी, बैठो आप चेयर, ठीक है। तो यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो अगर आप किसी भी बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हैं तो आपको जो बदले में रिटर्न्स मिलेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपके जो रिटर्न्स होंगे ना, वो मोर देन कूपन रेट होंगे। सपोज अगर आपका कूपन रेट 10% है ना, तो आपका जो YTM है वो मोर देन 10% आएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या रेट निकला, ये वो रेट होता है कि अगर आपने किसी चीज को, किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया टिल मैच्योरिटी, तो आपको जो रिटर्न है वो नॉर्मल रिटर्न जो कि आपका कूपन रेट वाला है उससे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे रेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेट को हम YTM बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि अगर आप उसको किसी बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको तब जो रिटर्न्स मिलते हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उसको YTM कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, YTM इज द डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो R है इससे हम क्या करते हैं, बताइए जरा, कोई क्या करते हैं इस R से हम लोग, डिवाइड करते हैं। डिस्काउंट डिवाइड करते हैं या डिस्काउंटिंग करते हैं ना हम, जी। ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज भी नहीं होना एग्जाम में, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ना देके वहां पर डिस्काउंट रेट दे दिया ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्काउंट रेट का मतलब यही होता है। तो YTM वो डिस्काउंट रेट होता है विच इक्वल्स टू दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज टू दी करंट मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। तो अब देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो ये एक ऐसा रेट होता है जिस रेट के ऊपर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो हमारा इक्वल होता है करंट मार्केट प्राइस। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक ऐसा रेट जिसके ऊपर जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो हमें पता है ना, अभी तक हम जो कैलकुलेशन करते आ रहे थे उससे हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रेट जिस रेट के ऊपर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस, तो ऐसे रेट को हम बोलते हैं YTM, ठीक है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। चलो, तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमें जो बॉन्ड वैल्यू है, जो पार वैल्यू वो 1000 गिवन है, मार्केट रेट कितना है 850। अभी 2 मिनट में आएंगे, तो एक मिनट दीजिए प्लीज मुझे, आपको देखिए क्या फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैठो, चलो बैठो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, चलो हाँ देख लो आप, ठीक है। तो चलिए अब इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था अभी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए ये फेस वैल्यू है, ये मेरा मार्केट प्राइस क्वेश्चन में मुझे दे दिया। द बॉन्ड कैरीज अ कूपन रेट, बॉन्ड का कूपन रेट कितना है 8% गिवन है, मेच्योरिटी 9 ईयर्स है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न बताइए जिसमें कि इन्वेस्टर उसको क्या बोले कि भाई जो इन्वेस्टर अर्न करेगा अगर वो उस बॉन्ड को टिल मेच्योरिटी अपने ही हाथ में रखता है, तो दैट मीन्स कि वो क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट YTM, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या करना होता है ना, देखिए इसका ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, YTM को करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, कैपिटल बजटिंग में किया था ना, IRR के केस में 10% पे वैल्यू रख के देखा था कि क्या उस केस में हमारा जो वैल्यू वो NPV के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, फिर 12% पे करके देखा था। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। जो रूल हमारा कैपिटल बजटिंग में IRR के लिए होता है, सेम रूल हमारा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में YTM के लिए होता है। और एक्चुअल में तो ये दोनों एक ही चीज है, ये भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है ना,
यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को, जो डिस्काउंट रेट होता है ना जिसके ऊपर हम डिस्काउंटिंग करते हैं 1/1 करके करते हैं, तो वो हमें हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के ऊपर, कि हम कौन सा रेट अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो 850 के बराबर आ जाए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, जिस रेट के ऊपर होगा वो रेट हमारा होगा YTM। ये हम लोगों को पता चल गया ना, ठीक है ना। तो चलिए अब हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, सारी वैल्यूज को देखते हैं। तो पहले हम लोग ने लिया है कौन सा परसेंटेज, पहले हमने 12% ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको हिंट सिखाती हूँ कि आप लोग कैसे, मैंने ये 12% ही लिया, कैसे बुक ने 12% लिया, आप लोग कैसे करेंगे। आप लोग मुझे बताइए, जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, वो लेस देन फेस वैल्यू है ना। यस मैम। तो आप लोग मुझे कोई बता सकता है, तो इससे क्या, अभी हम लोगों ने ऊपर जो थ्योरम पढ़ी थी उससे में क्या पता चलता है, कौन सी वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो लेस देन 1000 आता है, क्या होना चाहिए उसके लिए, मेरा जो R है, R शुड बी ग्रेटर देन कूपन रेट। प्लीज कंफर्म कीजिए इस बात को, ठीक है। हाँ जी। तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि मैं जो भी मैं परसेंटेज कंसीडर करूंगी हिट एंड ट्रायल के लिए, दैट शुड बी मोर देन 8%, ठीक है। 8% मेरा कूपन रेट है ना, तो 8% से ज्यादा ही लेनी है। तो एक हिंट मुझे यहाँ से मिला कि मुझे 8% से ज्यादा लेना। अब आप एक और हिंट देखिए, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया था 5% पे मेरी वैल्यू क्या आई थी, मुझे याद नहीं है। बॉन्ड प्राइस और मार्केट प्राइस सेम ही होता है? नहीं सर, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है सर। जो हम लोग बॉन्ड प्राइस निकालते हैं ना, वो एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं कि इसका प्रेजेंट वैल्यू में इसका मतलब आज के रेट में अगर हम इसके इस कैश फ्लोज को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और मार्केट प्राइस होता है कि इस समय करंट मार्केट सिनेरियो में हमारा जो बॉन्ड है उसका वो किस रेट पे वो लिस्ट हो रखा है, ठीक है सर। तो दोनों अलग अलग, जी अलग अलग वैल्यूएशन होता है। लेकिन इस केस में अगर हम YTM की बात करते हैं तो YTM हमेशा वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर ये मार्केट प्राइस और ये प्रेजेंट वैल्यू दोनों सेम आ जाए, ठीक है सर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग इन दोनों को सेम लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना मुझे क्लियर हो गया है कि भाई मुझे क्या करना है, अपना जो ये अमाउंट है मुझे मोर देन 8% लेना है। फिर अब आप अगर आप ध्यान देंगे ना, कभी आप जब अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत 1% से ही ना काफी चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम 10% लेंगे ना तो नियर अबाउट 900 आएगा। ये मैं अप्रोक्सीमेशन में बता रही हूँ, आप लोग इसको क्रॉस चेक खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा बड़ा सा परसेंटेज ले लूंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत कम है, मतलब फेस वैल्यू से काफी डिफरेंस है, 150 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगी, 2-3% आराम से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने 12% लिया, ठीक है। चलिए, तो 12% पे फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 12% है, कूपन रेट तो 80 रहेगा ना, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिस्काउंटिंग के लिए है परसेंटेज। तो आप क्या कीजिए, 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 9 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू कितना है 1000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 9। प्लीज फटाफट से मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए। 9th वाले की वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस, और ये इक्वल्स टू m प्लस बोलने से तो कंफ्यूजन होता है, 1 2 ही बोलिएगा। 1 डिवाइड बाय 1.12 ये एक बार ही किया, फिर m प्लस दबा दिया, फिर 2 3 4 5 6 5.328 आ रहा है मैम। 9th वाला है मैडम 0.606। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट में देख लेती हूँ। 5.328। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट मत कीजिएगा, मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा कि आप लोग इसको रेफर कर सके। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर के ऊपर इंटू 80 भी कर दीजिए। इंटू 80 ये इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 426.25। ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पर ये वैल्यू नोट की थी 9th वाले नंबर की। यस मैम। क्या है 3606। ठीक है। तो अब इसको सीधा सीधा 360 लिख लीजिए
और इसको अब इसमें ऐड कर दीजिए, जो 426 कैलकुलेटर पे है ना, इसी में 360 भी ऐड कर दीजिए। तो कितना आ रहा है? 786.84। ठीक है, चलिए ये आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 787 आ रहा है, तो 786 आ रहा है, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हमने 12% पे किया तो मेरी वैल्यू कितनी आई है? 786। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चला? अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ध्यान से सोच के बताइएगा। अब जो मैं अगला ट्रायल करना है मुझे, वो ट्रायल में 12% से कम पे करूं कि ज्यादा पे करूं? क्योंकि कम पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं अब रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाती हूँ तो मेरा और बॉन्ड प्राइस जो वो फॉल करेगा, जबकि मैं तो 700 के आसपास आ गई, मुझे कहाँ जाना है? 850। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड रेट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बॉन्ड प्राइस को थोड़ा ऊपर ले जाना है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना ये चीजें? चलिए, तो अब हम 12% से थोड़ा कम लेंगे, तो हमने 10% ले लिया फिर। ठीक है, तो चलिए 10% पे वैल्यूज बता दीजिए फटाफट से। सेम क्वेश्चन होगा, बस 1 डिवाइड बाय 1.12 की जगह पे 1.1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। पहला हो गया मैम क्या हुआ सर? 46.072 जी, इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, इंटू 80 कर दीजिएगा, जो भी आपका वो m प्लस के बाद आंसर आएगा उसमें इंटू 80 कर दीजिएगा, और प्लस ये जो 1000 वाली जो वैल्यू आएगी इसको कर दीजिएगा। ठीक है, आप आ रहा है आप लोगों का 884 आंसर आ रहा है? हाँ मैम, सेम आ रहा है ये जो चल। दिखाया है। जी चलिए, तो ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब हिट एंड ट्रायल में हमें एक रेंज मिल जाती है ना, अब यहाँ से मुझे इतना, तो अब इससे क्या आंसर है देखिए, 10% पे आंसर क्या है? 884.72। 12% पे आंसर क्या आया है? 787.54। तो अब आप लोग क्या इस चीज में, आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 10 से 12% के बीच में आएगा? क्योंकि 850 भी तो मेरा इसी के बीच में फॉल कर रहा है ना। हाँ। तो जब हमें एक रेंज मिल जाती है ना, फिक्स रेंज मिल जाती है कि हमारा आंसर इसी रेंज के बीच में, फिर हम एक ये एक लीनियर इंटरपोलेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज करके अपना एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं कि जो भी हमारा लोअर रेट होता है उसको लेते हैं पहले, प्लस फिर डिफरेंस लेते हैं दोनों रेट्स का, जैसे 12 और 10 का लिया। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट हो रही है और फॉर्मूला में इधर लिख रही हूँ। तो लोअर रेट हमने लिया 10%, डिफरेंस लिया 12 इंटू 10% करके, और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाइड, ऊपर हम वैल्यू रखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो हमारा लोअर रेट की जो वैल्यू है उसको रखेंगे, उसमें से जो हमारा मार्केट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय जो हमारा एक मिनट हाई रेट लोअर रेट माइनस जो हमारा अपर रेट है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को लेना है, प्लीज याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्पेस नहीं था लिखने का, पर यहाँ पर जो मुझे लेना है वैल्यूज को, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 10% पे जो वैल्यू है उसको एक बार हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर, प्राइस से माइनस कर दिया, मार्केट प्राइस से, और फिर इधर हमने उस लोअर रेट को हायर रेट वाली वैल्यू से माइनस कर दिया। तो इससे जो मैं आंसर जो मिला है वो हमें मिला है 10.71। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा जो YTM है वो 10.71 है, और 10.71% पे अगर आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपका आंसर जो वो 850 आ जाएगा, और आप लोग सब अभी के अभी इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैसे ट्राई करेंगे आप। मैम आप बोलिए। मैम एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे ये बहुत लेंथी है, मतलब एक तरीके से इसके शॉर्ट्स भी होगा कोई शॉर्टकट, मतलब कि हाँ, पहले बिल्कुल हमें होगा। ये अप्रोक्स निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर बिल्कुल, इनके बाद बिल्कुल, ये फॉर्मूला पुट करना है, तो मैम हाँ जी बिल्कुल मैम, इसके शॉर्टकट होंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, जब हम MCQs करेंगे ना तब बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बता रही ना क्योंकि एक मैम आपको, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे, बस जी उसे भी बिल्कुल, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते जी हैं। जी ठीक है ना। तो अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स अभी बहुत सारी है, वो मैं आपको ड्यूरिंग रिवीजन बताऊंगी। ठीक है,
तो चलिए ये चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। अब आप लोग Yes, क्या sir. कीजिए, फटाफट से 10.71% के ऊपर डिस्काउंटिंग करके ये चेक कर लीजिए कि क्या आंसर यही आ रहा है। तो कूपन रेट कितना था आपका? कूपन रेट 80 ना, 80। तो वैल्यूज यही रहेंगी आपकी। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसे करेंगे 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.1071। ठीक है, और पूरा लेना है इस बार ना, क्योंकि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर 0.1 पे छोड़ देंगे तो फिर तो आंसर तो फिर इसका ये वाला आ जाएगा ना, 884 आ जाएगा फिर। तो 1 डिवाइड बाय 1.1071 करना, और क्योंकि एक ही बार तो करना है, कैलकुलेटर करेगा बाकी सब, उसकी पावर 9, और वही m प्लस जरूर करना है, प्लस 1000 इंटू 9th वाली जो वैल्यू होगी उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, या मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट कर लूंगी, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैडम चलिए, आएगा, आ गया। आ गया? मैम जी सर। ये 1 + 1 0.71 करेंगे तो ये 1 आएगा ना, यहाँ पे 1.10 लिखा। मैंने क्या लिखा है सर? कुछ गलत लिख दिया क्या? 1.1071 1.1071 नहीं आएगा? मतलब इस तरह से नहीं लिखेंगे क्या सर? इसमें 1 ऐड होगा ना। हाँ, वो मैंने कर दिया ना सर, वो मैंने ऐसे अच्छा। कर दिया ना, 1 + 0.1071 ऐसे करके सर, वो मैंने सीधा ही लिख दिया एक्चुअली। ठीक है ओके जी, ओके। ठीक है। तो अभी मैम ने बताया कि मैम का आ गया 850 आया मैम आंसर आपका। मैम मेरा 840 नियर अबाउट 850 आया मैडम। ठीक है, इसके नियर अबाउट भी आएगा ना, तो भी आप ऐसे मत सोचिएगा कि गलत आ रहा है यार, वो मतलब अप्रोक्सीमेशन में ठीक होगा वो। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लिखा है, प्लीज नोट दैट दिस इंटरपोलेशन गिव्स अस ओनली द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक, तो ये चीज क्लियर है। अब आप लोगों को सुन के ये शायद जो भी लगेगा वो आप बता दीजिएगा। ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बुक का, आंसर था 10.71। ठीक है, जब एमसीक्यू कराऊंगी ना तो मैं बताऊंगी आपको। तो क्लियर है, आप लोग जैसे ही इसको 10.71 के ऊपर डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 850 आ जाएगा। अब अगर मैं आपको इसको, इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने का ट्रिक बताऊं, एक नॉर्मल सी जो ट्रिक है, तो अब आप देखिए, आप एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, पहले 10 पे निकालेंगे, फिर 12 पे निकालेंगे, और फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जो आपके ऑप्शंस होंगे ना, डायरेक्टली जो ऑप्शन होंगे, 4 ही तो ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उन चारों ऑप्शंस को फटाफट से कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करके देख लीजिएगा, 850 जिसमें आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैम मुझे 815 आया। दो ऑप्शन सर अगर 815 आया है सर, तो फिर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुई है सर, एक बार आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, मेमोरी क्लियर करके कैलकुलेटर की, तो आ जाएगा। जी मैम बोलिए। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें से कोई भी मतलब यदि आप पहले थोड़ा सा आप ये सोच लो कि आर और सी आर में जो भी बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो उसमें है से ही। 2 फाइंड आउट कर लो, और फिर उसके बीच में निकाल के देख लो, जी या जी कोई एक वैल्यू, तो यू जी कैन फाइंड आउट बिल्कुल द मैम। आंसर ना। हाँ देखिए, उससे क्या होगा ना, आपको ये जो थ्योरम्स पढ़ाई जा रही है ये आपको इसी चीज में तो हेल्प करेगी कि एक आपने अपना पहले आपने अपना सोचा, मतलब थ्योरम अप्लाई किया या रूल आपने देखा कि रूल क्या होता है। ठीक है, तो उससे आपको एक हिंट मिला। दूसरा हिंट आपको पता है कि बस ये 4 ही हैं, और इन पे फटाफट से कैलकुलेटर में आप पुट करके देखिएगा, जिसका भी आंसर 850 या उसके नियर अबाउट आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत, अभी हम लोग फिर जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगा के देखेंगे, तो वहां से भी फिर आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज आप लोगों की। दूसरी क्लास भी है ना 9:30 पे सर की। तो अभी अभी आज हम इतना ही कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी ना, आपको अभी क्वेश्चंस दूंगी वाईटीएम के ना कुछ, जिसमें आपको वाईटीएम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो उसके कल आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर हम लोग कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसका जो भी आता है ना 2 मार्क्स से कम का नहीं आता है। ठीक, और क्योंकि थ्योरी भी इसकी कॉन्सेप्चुअल आती है, तो मैक्सिमम केसेस में थ्योरी भी इसकी 2 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं हम लोग, और फिर कल क्या करेंगे, कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और मैं आप लोगों को वाईटीएम के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो भेज दूंगी। प्लीज मुझे मैम रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं भूल ही जाती हूँ।